तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 4 मार्च को बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके महामैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12 फीस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास 12 की फीस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में 2010 से लगातार 2023 तक आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी इस वीडियो में करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी करेंगे। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और साथ ही में सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि इस प्रकार से सारी चीजों को करने में काफी ज्यादा समय लगती है, मेहनत लगती है। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आज आप समझ गए होंगे, आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 फीस के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। और यदि आप अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पेज को मैं यहाँ पर हटाता हूँ और बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आते हैं। तो इसमें जो हमारा इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न आ गए हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न में मैंने सारे ऑप्शन पहले से आपको टिक करवा दिए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन का सही ऑप्शन मतलब कि सारी चीज़ों को समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। तो आपको कैसे पता होगा कि वायु क्षेत्र की तीव्रता का जो रियल मात्रक कौन सा होता है, तो उसको पता करने के लिए मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग इसका निकाल सकते हो अगर आपको नहीं भी याद होता है। वैसे तो वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन अपान में कूलाम होता है, लेकिन मान लीजिए आपको ना याद हो तो उस कंडीशन में आप लोग किस प्रकार से निकालोगे, तो उसको आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना कि जो वायु क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ई बराबर क्या होता है, आपका ई बराबर एफ अपान में क्यू। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू नॉट होता है। तो यहाँ पर जो एफ होता है, एफ क्या होता है, एफ का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और क्यू का मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना आ गया, ई बराबर क्या आ गया आपका न्यूटन अपान में कूलाम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना निकल करके आ गया, न्यूटन अपान में कूलाम। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन अपान में कूलाम होता है। और साथ ही में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और भी फॉर्मूला होता है, ई बराबर बी अपान में डी। इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ से जो मात्रक निकल करके आएगा वो आपका हो जाएगा वोल्ट अपान में मीटर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको ये ना मिले, न्यूटन अपान में कूलाम, अगर ये मिल जाए तो समझ जाना कि ये भी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया रहेगा और आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगा देना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन अपान में कूलाम भी होता है और वोल्ट अपान में मीटर भी होता है। तो दोनों में से जो भी आपको वहां पर दिखाई देगा ऑप्शन में, उसी पर आप लोग सही टिक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना चाहो नोट कर लो, या फिर एक बार रिपीट कर लो, याद कर लो अच्छे तरीके से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है किस प्रकार से होता है। और सबसे पहली बात, जब अगर आपको यहाँ पर सूत्र याद होगा तभी आप उसका मात्रक निकाल पाओगे, सूत्र याद नहीं होगा तो इसका मात्रक आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि वायुशीलता का मात्रक है। तो वायुशीलता का मात्रक किस प्रकार से निकालोगे उसको भी आइए समझ लेते हैं। तो आप लोग वायुशीलता का मात्रक निकालने के लिए क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले कूलाम का नियम तो आपको याद होगा। तो नियम क्या होता है कूलाम का, आप लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर इधर आपका Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये आपका कूलाम का नियम होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, वायुशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इस साइड लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई, आपका यहाँ पर जो एफ है वहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो अब हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग इस प्रकार से कर देंगे, Q1 Q2 क्या होगा, Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा 4 पाई एफ स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे Q1 Q2 यानी कि यहाँ पर दो आवेश रखेंगे तो आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, तो आपको जानते हैं कि आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम होता है। अब यहाँ पर दो आवेश है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, कूलाम इंटू कूलाम आपका हो जाएगा।
नीचे आपका हो जाएगा एफ का मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और फिर इंटू में आपका है आर स्क्वायर, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मात्रक निकल कर आ गया है, कूलाम इंटू कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान में आपका क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो मात्रक था ये भी निकल करके आ गया है, वैद्युतशीलता का मात्रक जो था एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल करके आ गया है कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर। में आप लोग जब ध्यान दोगे तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कूलाम स्क्वायर में आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो हमको बताना वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो इसके लिए भी आपको सूत्र याद होना चाहिए, जिस भी चीज का आप लोग मात्रक निकालने जाओगे उसके लिए अगर आपको सूत्र नहीं याद होगा तो आप उसका सूत्र नहीं निकाल पाओगे। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हम लोग को निकालना है, वैसे तो इसका सही मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, लेकिन हम लोग इसको निकाल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स का सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसके लिए आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सूत्र आपका होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या सूत्र होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है यहाँ पर सूत्र। अब यहाँ पर ध्यान देना, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ई बराबर क्या होता है आपका एफ अपान में क्यू होता है, और ई बराबर आपका होता है बी अपान में डी। तो आप लोग चाहो तो बी अपान में डी रखो, चाहे एफ अपान में क्यू रखो, तो यहाँ दोनों से आपके मात्रे निकल करके आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ फाई बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग बी अपान में डी कर देंगे, बी अपान में डी कर दिया, ए हो गया तो थीटा हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब बी का क्या होता है, यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, और डी का हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा वोल्ट अपान मीटर हो जाएगा, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपका मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। कितना मात्रक निकल कर क्या आ गया आपका वोल्ट इंटू मीटर, यही आपको देखना है और सही टिक लगा देना है। तो इसमें आप लोग देखोगे वैल्यूज प्लस का मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर, तो इस पर आप लोग सही टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित है, यानी कि जो एक बंद पृष्ठ है इसके भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित है, और बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। हम लोग को बताना है कि बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा अगर एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव स्थित है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है q अपान में एप्सिलॉन नॉट, दूसरा आपका देगा 2q अपान में एप्सिलॉन नॉट, तीसरा आपका देगा -2q अपान में एप्सिलॉन नॉट, और चौथा आपका देगा शून्य। तो यही आपका सही ऑप्शन होगा शून्य वाला, तो इस पर आप सही टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला जो क्वेश्चन होने वाला है ये इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव होता है। हम लोग को बताना है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग शुद्ध जर्मेनियम में किस प्रकार का अपद्रव मिलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में 17 में 2 बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है उसको जो हम लोग पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में जब हम लोग एल्युमिनियम मिलाते हैं तो फिर आपका यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर लिए होंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और साथ ही में कमेंट भी करते रहिएगा हर एक क्वेश्चन का, ताकि आप लोग को ये चीज याद होती रहे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है, यानी कि जब परम शून्य ताप होगा तो उस पर शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होगा किस प्रकार से व्यवहार करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, तो इसका भी ऑप्शन आप लोग याद कर लीजिए कि जब परम शून्य ताप होगा तो उस पर शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होगा उसका पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करेगा। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा करके याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो कैसा होता है हम लोग को बताना है कि एक जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है वो उदासीन होता है या फिर ऋणावेशित होता है फिर धनावेशित होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है आपका धनावेशित होता है, तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे और याद कर लेंगे कि एक पी प्रकार का अर्धचालक जो आपका होता है वो धनावेशित होता है। तो इसे भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। हम लोग को बताना है जो पीएन संधि डायोड की जो अवक्षय परत होती है उसमें क्या चीजें होती है। इंपॉर्टेंट है, अभी आपका 2019 में 20 में आया हुआ। पहला ऑप्शन है आपका दिया केवल प्रोटॉन केवल इलेक्ट्रॉन केवल कोटर केवल प्रोटॉन, या फिर ना इलेक्ट्रॉन तथा ना ही कोटर दोनों। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत होती है इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाएंगे। ये भी आपका और जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि एन टाइप अर्धचालक होता है। एन टाइप जो अर्धचालक होता है किस प्रकार से होता है।
विद्युतीय उदासीन होता है या फिर धनात्मक आवेशित होता है या फिर ऋणात्मक आवेशित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो एन टाइप जो अर्धचालक होता है आपका विद्युतीय उदासीन होता है, इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे और याद कर लेंगे इसको, एक बार कमेंट भी कर देंगे कि एन टाइप अर्धचालक आपका विद्युतीय उदासीन होता है। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं बहुविकल्पी के। तो इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला जो क्वेश्चन होने वाला है ये हम लोग उसको देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन होने वाला छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका होता है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। यानी कि कांच में हम लोग को प्रकाश की चाल बतानी है। तो आप लोग आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अपवर्तनांक जानते होंगे। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है आपका होता है म्यू। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, हम लोग को यहाँ पर वायु और कांच के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा म्यू ए अपान में म्यू जी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर हम लोग कांच में प्रकाश की चाल निकालनी, किस में निकालनी है? कांच में प्रकाश की चाल निकालनी। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल जब हम लोग निकालेंगे तो आपका जो म्यू जी है इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका म्यू जी बराबर आपका हो जाएगा म्यू ए अपान में एन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पर दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी कि जो म्यू ए इसमें प्रकाश की चाल कितनी है, तो आप बता सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। फिर आपको यहाँ पर देखना है अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो यानी कि यहाँ पर कितना लिख दोगे? 1.5 कर दोगे। फिर आप लोग जब इसको इससे काटोगे तो आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर निकल कर क्या आ जाएगा? क्या निकल कर के आ जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल। तो क्या हो जाएगा? म्यू जी कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका निकल करके आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से आपको करना है, यदि आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में आ जाता है तो आप लोग इस प्रकार से कर देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप लोग टिक लगा दीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है या फिर तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है या फिर आवृत्ति बढ़ जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए इस पॉइंट को, और साथ ही में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं। तो हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश तरंगे होती हैं किस प्रकार की होती हैं उसको हम लोग को बताना है। तो आप बता सकते हैं कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पॉइंट को याद कर लेंगे और साथ ही में कमेंट कर देंगे कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया, ये भी आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। पहला जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए और मैं यहाँ पर पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर करा करके समझाऊंगा इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में 4000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल जिसका अपवर्तनांक आपका 4/3 है में प्रवेश करती हैं। जल में इनकी तरंगदैर्घ्य होगी। तो जल में हम लोग को इनकी तरंगदैर्घ्य बतानी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखोगे। अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा आपका लेमडा ए अपान में लेमडा डब्लू। ए मतलब एयर के लिए है और डब्लू मतलब है वाटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है अपवर्तनांक कितना दिया गया है। अपवर्तनांक कितना दिया गया है? जल का अपवर्तनांक, जल जो है कह सकते हैं कि वर्णी प्रकाश की जो किरणें हैं जल हैं जिसका अपवर्तनांक कितना है? n बराबर कितना है? 4/3 है। इतना आपको पहले से पता है, इसमें पहले चीज से दी गई है। तथा तरंग दैर्घ्य की जब हम लोग बात करेंगे तो तरंग दैर्घ्य कितना है? तरंग दैर्घ्य की जब हम लोग बात करेंगे तो तरंग दैर्घ्य भी आप लोग जानते हैं कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉन है। 4000 एंगस्ट्रॉन है, ये चीज आपको पहले से पता है ना। अब हम लोग का क्या निकालना? जल में तरंग दैर्घ्य हम लोग को यहाँ पर निकालनी। तो अब लिखोगे जल में तरंग दैर्घ्य, क्या लिखोगे? जल में तरंग दैर्घ्य लिखोगे। फिर आप लोग सूत्र लगाओगे। क्या हो जाएगा सूत्र आपका यहाँ पर? लेमडा डब्लू बराबर आपका हो जाएगा लेमडा ए अपान में हो जाएगा एन। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जल में कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा लेमडा डब्लू बराबर हो जाएगा लेमडा ए अपान में एन हो जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा ए का जो मान है कितना है? तो लेमडा ए का मान आपको पहले से पता है नहीं कि जो प्रकाश जो वायु है, वायु में जो कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य है कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉन है। तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे 4000
एंगस्ट्रॉन, और फिर बटे में आपका एन है। तो एन का जो मैंने मान बताया था आपको, एन कितना है, तो एन आप लोग बता सकते हैं अपूर्णांक कितना है, 4/3 है। ये चीज आप देख सकते हो 4/3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका हो गया था 4,000/4/3। तो यहाँ पे 3 हो गए, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4,000 गुणे 3 बटे में आपका हो जाएगा 4। तो ये 4,000 का जब 3 से गुणा कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। तो इसको जब काटे हुए आप लोग इस प्रकार से, तो आपका निकल करके आ जाएगा 3,000 एंगस्ट्रॉन। तो सूत्र आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 3,000 एंगस्ट्रॉन। इसी पर आप लोग सही टिक लगा दोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन था भी कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, इसकी व्याख्या हम लोग तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को किया है। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहां पर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए आते हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। उसके बाद में जब अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टिक लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और कई बार लगातार पूछा भी जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बताना क्या है, हम लोग को सबसे पहले इसमें बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। उसके बाद फिर हम लोग उसका सूत्र भी बता देंगे और उसका मात्रक भी किस प्रकार से आपको निकालना है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो उत्तर में आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका हो जाता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। ये आपका होता है ई, आपका जो होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, एफ आपका जो होता है आपका बल होता है, और साथ ही में जो क्यू होता है आपका आवेश होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसका जो परिभाषा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका हो जाता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट हो जाता है। अब फिर मात्रक की यदि हम लोग बात करेंगे तो मात्रक आप लोग सूत्र से निकाल सकते हो। तो सूत्र यदि आपको याद है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। एफ यानी कि जो बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्यू यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ से आप लोग मात्रक निकाल सकते हो। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपान में कूलाम, और इसका यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट अपान में मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 2 मात्रक होते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इसका एक अलग सूत्र होता है ई बराबर बी अपान में डी। तो बी से आपका वोल्ट हो जाएगा और डी से आपका मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वाला भी मात्रक निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ये पूर्ण से कंप्लीट हो गया। जिसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया, कम से कम 5 बार पूछा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आप लोग आराम से बताओगे, बहुत ही सिंपल से मैं आपको समझा दूंगा। ये चीज आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो अभी के अभी, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करो। जो भी लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको इसका पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, और इसे हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है, जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो यही चीज हम लोग को इसमें परिभाषा में बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश का हम लोग को मान ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पर क्यू लिख लें या फिर इधर से क्यू ले लें, क्योंकि देखो आवेश के मान से हम लोग को मतलब है, इसके चिन्ह से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम लोग किसी एक आवेश का मान ले लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्यू लिख दोगे। फिर आपको क्या कर देना है आगे, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2l है। तो इसको यदि हम लोग क्यू से गुणा कर दें इस प्रकार
प्रकार से, तो आपका P निकल करके आ जाएगा, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। तो सूत्र यही आपका हो जाता है P बराबर Q इंटू 2L। तो इसे आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है। तो इस प्रकार से जो आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। इस प्रकार से सबसे पहले दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से हम लोग सारे प्रश्नों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, यानी कि आप लोग क्या समझते हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से। अभी जो अनुगमन वेग वाला टॉपिक होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टिक लगा लेना है, क्योंकि आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की परिभाषा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि जब किसी चालक यानी कि तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जब हम लोग किसी चालक के सिरों के बीच में क्या करते हैं, चालक की बात करें या फिर तार बोल सकते हो हम लोग, तो जब हम लोग किसी चालक या तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब हम लोग किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं और इसे हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। यही आपकी परिभाषा हो जाती है, इसे आप लोग जरूर याद कर लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा होती है, तो इसीलिए आप उसे याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो आप लोग इसका संबंध बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो, एक कह सकते हैं कि फॉर्मूले के रूप में, जैसा कि आप लोग बताओगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो सबसे पहले आप लोग बताओगे I बराबर NEABD। तो ये I क्या होता है, तो I आपका होता है वैद्युत धारा, N आपका होता है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा और आपका E हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश और साथ ही में जो आपका A होता है आपका क्षेत्रफल हो जाता है और BD आपका अनुगमन वेग हो जाता है। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध किस प्रकार से आपको बताना है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका भी उत्तर आप लोग सिंपल तरीके से बता सकते हो कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व यानी कि हम लोग उसको J से प्रदर्शित करते हैं कहते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं और इसे हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर आपका हो जाता है I अपॉन में A। ठीक है, क्या होता है सूत्र, J बराबर आपका हो जाता है I अपॉन में A। अब यहाँ से इसका आप लोग मात्रक भी निकाल सकते हो, तो I का जो मात्रक होता है उसका हो जाता है एम्पियर और A का मात्रक हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से मात्रक भी आपके समझ में आ गया। I यहाँ पर आपका धारा है, A आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज भी आप समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप लोग बता सकते हो कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम मीटर और उसका विमीय सूत्र हो जाता है ml की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -2। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर VVI का टिक लगा लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन वैसे इस सीरीज में जितने भी करवाए जा रहे हैं सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आज का जो पहला जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न में हम लोग इसका उत्तर बताएंगे, तो हम लोग उत्तर में बताएंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये आपका हो जाता है बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। इस प्रकार से आपका हो जाता है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि जहां पर आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा म्यू नॉट आपका निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है, इसे आपको याद ही कर लेना। याद कर लोगे यहाँ से आपका
ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, एक दो बार पढ़ोगे आपको ये याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है तो याद करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। तो उसमें हम लोग उत्तर बताएंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों साथ ही में समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग बता सकते हैं कि लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका एक समान होता है। तो इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है मैंने आपको बता दिया और साथ ही में उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेंगे। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो परिपथीय नियम में आप लोग बताएंगे इसका उत्तर। आप लोग बताओगे कि एम्पियर के नियम अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। सूत्र आपका हो जाता है समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है पूरा क्वेश्चन और आंसर। एम्पियर का परिपथीय नियम यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, उसके बाद में फिर उसका सूत्र लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि हम लोग को धारा मापी को यदि हम लोग को वोल्ट मीटर में बदलना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग उत्तर में बताएंगे कि धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, जो धारा मापी की जो कुंडली होती है उसके श्रेणी क्रम में जो हम लोग उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगा देंगे तो फिर जो आपकी धारा मापी होगी वो आपका वोल्ट मीटर में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। होने वाला है वो आपका होने वाला है कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। तो हम लोग को ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कह सकते हैं कि एक एक अंतर बता दोगे दोनों में तो फिर आपको यहाँ पर नंबर पूरे मिल जाएंगे अति लघु उत्तरीय के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेरी आईएमपी का यहाँ पर आप लोग टिक लगाओगे सबसे पहले। उसके बाद फिर आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। यानी कि जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, और जबकि हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु की बात करेंगे तो उसमें जो आपका कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है आपका शून्य होता है। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसे आप लोग एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, फिर हम लोग जैसे बोर्ड परीक्षा में आएगा आप लोग आराम से बता पाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो हम लोग को प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम बताना है। पहला आप लोग बता देंगे सोना, दूसरा आप बता देंगे बिस्मिथ। तो इस प्रकार से आपका ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, जो कि आपका होने वाला है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स की विमा की यदि हम लोग बात करेंगे तो ml की पावर 2 t की पावर -2 और a की पावर -1 होता है। इस प्रकार से आपका चुंबकीय फ्लक्स की विमा हो जाती है। बाकी परिभाषा तो मैंने आपको बता ही दी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको ही हम लोग पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लेंज का नियम क्या है। तो इसमें आप लोग उत्तर में बताएंगे कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा
प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। आंसर में आप लोग बताएंगे कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलो या फिर आप लोग प्रेरित धारा बोलो, इस प्रकार से बोलोगे। फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, 5 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। और यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर हैं तो इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आराम से। आगे आप लोग इसमें बताओगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि इसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल से आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्या समझना है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना क्या कि किसी कुंडली का स्वापेरण गुणांक या फिर हम लोग स्वापेरकत्व भी बोल सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे किसी कुंडली का स्वापेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के जो मान होता है, संख्यात्मक मान उसके बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। एकांक का मतलब 1 होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक आपका हो जाता है हेनरी, यानी कि स्वापेरकत्व या फिर स्वापेरण गुणांक का जो कह सकते हैं मात्रक होता है आपका हेनरी होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो के अंतर्गत। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर BIMP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। तो इसीलिए इस पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना है, ठीक है। अब इसका उत्तर किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आइए समझते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले इसके चित्र को समझ लेना है। यदि आप लोग इसके चित्र को समझ गए ना, तो फिर आपको इस परिभाषा को लिखने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आपको चित्र पर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई एक पृष्ठ बना हुआ है। अब पृष्ठ के मध्य से जो है आपको ये देख पा रहे हैं रेखाएं निकल रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ के भीतर से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ से आप लोग इसकी परिभाषा बताएंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे सूत्र के लिए कि यदि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तो क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आपका सूत्र हो जाता है। इस सूत्र को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और साथ ही में चित्र भी बना देना है और सूत्र भी लिख देना है यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, कोई भी आपका एक नंबर यहाँ से कटे नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले आप लोग उत्तर हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। यहाँ पर जो अविरल है इसका मतलब होता है लगातार प्रदर्शन करती है, यानी कहने का मतलब ये है जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आपका वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल कहें या फिर लगातार प्रदर्शन करते हैं, ये भी कह सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले या फिर वैद्युत बल रेखाएं बोले, बात एक ही होती है, ठीक है। अब हम लोग इसके गुण के बारे में देखेंगे कि क्या गुण होते हैं इनके। तो गुण की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। इस प्रकार से आपको ये चीज समझना है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं।
आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपको वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये चीज भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हो कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा दूर दूर होना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। और होने वाला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है जब इनकी प्लेटों के बीच में क्या रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है, वो भी आंशिक रूप से। तो इस प्रकार से ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। ये जो क्वेश्चन आपका होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार आ चुका है, तो इसीलिए आप जान सकते हो कि जब 6 बार आया है तो इसकी संभावना कितनी ज़्यादा है बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है, तो इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर देखने से पहले सबसे पहले आपको उसको चित्र को समझना होगा। यदि आप लोग चित्र को समझ जाते हो ना, तो फिर आपको ये थ्योरी जो अपन लिखी गई है सारी की सारी आप लोग यहाँ से चित्र के माध्यम से लिख सकते हो आराम से। और यदि आपको चित्र समझ में नहीं आता है ना, तो फिर आपको थ्योरी लिखने में भी बहुत कठिनाई आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले चित्र को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर दो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें यहाँ पर ली गई हैं। पहली प्लेट को हम लोग P1 नाम देते हैं और दूसरी प्लेट को हम लोग P2 नाम देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम दे देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी जो P1 और P2 जो प्लेट है इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं दोनों P1 और P2, इनके बीच में आपका एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इसको हम लोग आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ मानेंगे और इसकी जो मोटाई है वो आपकी मान लेंगे कि T है, यानी कि इसकी मोटाई कितनी है, T है। और जो आपका बाकी शेष भाग इसमें जो बच जाता है उसमें आप लोग मानेंगे कि इसमें क्या है, वायु भरा हुआ है। और यदि यदि हम लोग वायु की बात करेंगे, यानी कि ये तो आप लोग जान गए कि इसका जो परावैद्युत पदार्थ है वो कितने स्थान में घेरा हुआ है, तो आप लोग बता सकते हो कि टी स्थान में यहाँ पर ये भरा हुआ है। वहीं पर यदि हम लोग वायु की बात करेंगे कि वायु यहाँ पर कितने स्थान में है, तो आप लोग क्या करेंगे, डी है आपका जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डी में से जब आप लोग टी को माइनस कर दोगे तो फिर आपका जो बाकी स्थान जो आ जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, इसी स्थान में आपको वायु भरा होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग P1 प्लेट को, यानी कि इस वाले प्लेट को जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो फिर प्रेरण के कारण जो आपका P2 जो प्लेट होती है, इस पर जो भीतरी सतह होती है इसके अंदर आपका माइनस क्यू आवेश आ जाता है और जो बाहरी सतह होती है इसमें प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, अब जो आपका P2 प्लेट होती है आपकी धरती से जुड़ी होती है, इसी की वजह से जो आपका प्लस क्यू आवेश होता है वो आपका पृथ्वी में चला जाता है और इस पर केवल और केवल माइनस आवेश रह जाता है। तो इसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है अभी तक चित्र में, वो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर में लिखना स्टार्ट करेंगे थ्योरी में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, यानी कि ये और ये P1 और P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। फिर आप लोग बताएंगे इसमें जिनके बीच की दूरी कितनी है, D, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे एवं प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि माना T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच रखी गई है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी P1 प्लेट है और P2 प्लेट है इसके बीच में कोई आपकी परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट रखी गई है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, T है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इस प्रकार प्लेटों के बीच D माइनस टी मोटाई में वायु, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, D आपका जो टोटल कितना है, D है, जब हम लोग D में से माइनस टी कर देंगे तो फिर आपका वायु निकल करके आ जाएगा। तो D माइनस टी मोटाई में आपका वायु और तथा T मोटाई में आपका परावैद्युत माध्यम है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप इसमें बताओगे कि जब हम लोग प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो फिर प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर आपका माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर चित्र में बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका आगे हो जाएगा तब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग को यहाँ पर दो प्रकार से निकालना है। एक आपका निकालना है परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक हम लोग को निकालना है वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो आपका क्षेत्र था यहाँ पर जो खाली क्षेत्र था, इसमें हम लोग वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और जो आपका ये परावैद्युत माध्यम है इसके लिए हम लोग भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जब वायु के लिए निकालेंगे तो
तो यहाँ पर हम लोग ई नॉट लिख देंगे, क्योंकि हम लोग 2 बार निकालेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ई नॉट रख देंगे। ठीक है, तो आपका जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, सूत्र आपका होता है इस प्रकार से, ई नॉट बराबर आपका हो जाता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप लोग जानते हो जो सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका क्यू अपान में क्या होता है, ए होता है, इस प्रकार से आपका होता है। तो यदि आप लोग चाहो तो सिग्मा को ना लिख करके यही चीज लिख दो ना, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने क्या किया है, सिग्मा को ना लिख करके क्यू अपान में ए लिख दिया, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए हम लोग याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल और केवल के रहेगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका सिग्मा था और सिग्मा की जगह पर हम लोग ने क्यू अपान में ए यहाँ पर भी लिख दिया है। अब आगे आप लोग क्या करोगे, आप ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पर आगे कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर b हो तब क्या हो जाएगा, आपका b बराबर क्या होगा, b1 प्लस b2। अब आप लोग क्या करोगे, b बराबर आपको यहाँ पर ed यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग b1 की बात करेंगे, तो b1 की जहाँ पर आप लोग जब ed निकालोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, वायु के लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट यहाँ पर लिखेंगे, ई नॉट लिखेंगे। उसका फिर हम लोग दूरी की बात करेंगे, यानी कि कितना स्थान ये घेरेगा वायु वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको कितना स्थान बताया था, d माइनस टी बताया था ना, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है, ई नॉट ब्रैकेट में आपका d माइनस टी हो जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे जब परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो यहाँ पर जो आपका ई होगा, ये आपका यहाँ से ई आ जाएगा। उसका फिर इसकी जो मोटाई कितनी थी वो मैंने आपको बताई थी टी थी, तो यहाँ से इंटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, जो आपका ई नॉट है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ई नॉट है, ई नॉट की जगह हम लोग इसका मान रख देंगे। तो ई नॉट बराबर क्या था आपका, ई नॉट बराबर था आपका क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए था ना, तो हम लोग चाहें तो ई नॉट की जगह पर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर डी माइनस टी है, तो आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। उसके यहाँ पे हम लोग ई की जगह पर हम लोग ई का मान लिख सकते हैं। तो ई का मान कितना है, ई का मान है आपका क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर ई की जगह पर लिख देंगे। तो ई की जगह पर हम लोग प्लस में लगा कर क्या लिखेंगे, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए, और बाद में फिर आपका जो इंटू में टी है, तो टी तो आपका यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब आगे आप लोग क्या करोगे इसमें, अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका यहाँ पर कॉमन निकालोगे आप लोग, तो कॉमन आप लोग यहाँ पर देखोगे तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, यहाँ पर भी आपका इसमें भी है और इसमें भी है। तो यही चीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पर B बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A आपका कॉमन निकल कर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा आपका, D माइनस टी बचेगा, प्लस में आपका क्या बचेगा, T अपान में K बचेगा, इस प्रकार से आपका बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, B का मान तो आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाएंगे। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र आपका होता है C बराबर Q अपान में B होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q तो Q सेम रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो B है, B की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख देंगे। तो ये वाला मान जब आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप उठाकर यहाँ पर लिख दोगे B की जगह पर। तो B की जगह पर क्या लिखोगे, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपान में K, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे इस प्रकार से। फिर आपका जो एप्सिलॉन नॉट A है, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे क्योंकि आपका बटे में है। तो फिर नीचे क्या बचेगा आपका, D माइनस टी प्लस T अपान में K, इस प्रकार से आपका बच जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर भेज दिया था। तो C बराबर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपान में K, इस प्रकार से आपका सूत्र निकल कर के आ जाएगा। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए मैंने सूत्र को आपका निगमन बता दिया इस प्रकार से, जब इसकी प्लेटों के बीच में हम लोगों ने आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इस प्रकार से सूत्र निकल कर के आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी में जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताना है, और उसके बाद फिर उसका मात्रक बताना है। उसके बाद में फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसके बारे में भी हमको बताना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ता है अति लघु के मुकाबले, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा की बात करेंगे। तो
तो यदि केवल परिभाषा की बात करें तो ये आपका अति लघु में भी पूछा जा सकता है, और यदि आपसे लघु में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अति की विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी दीजिए, मात्रक बताइए, और साथ ही में विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे भी बताइए। तो इस प्रकार से आपका लघु में पूछा जाएगा, और यदि अति लघु में पूछा जाएगा तो केवल केवल विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक पूछ सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को देखेंगे। तो परिभाषा में आप लोग बता सकते हो कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में आपका होता है धारा घनत्व। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई भी है परिभाषा में कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र आप लोग किस प्रकार से निकालोगे वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो रो बराबर आपका क्या हो जाता है, रो बराबर आपका हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या है, उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर रो हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर ई हो जाएगा, बटे में आपका धारा घनत्व है तो धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं तो जे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा रो बराबर ई अपान में जे। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग पहले से जानते होंगे कि ई बराबर आपका होता है वी अपान में एल, और साथ ही में जो आपका जे होता है जे बराबर आपका होता है आई अपान में ए। तो यदि हम लोग क्या करें ई की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख दें यानी कि बी अपान में एल लिख दें, और जे की जगह पर हम लोग आई अपान में ए कर दें तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे रो बराबर ई की जगह पर हम लोग ये मान रखेंगे बी अपान में एल, तो यहाँ पर ये चीज रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग जे की जगह पर ये वाला मान रखेंगे आई अपान में ए, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, इसको हम लोग इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पर रो बराबर बी अपान में एल आपका हो जाएगा, फिर इंटू ए अपान में आई हो जाएगा। तो गुणे में है तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, तो या फिर हम लोग इसको चाहें इस वाली चीज को यदि हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बी अपान में आई इंटू ए अपान में एल, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और आप लोग को पता भी होगा कि जो आर होता है आर बराबर आपका हो जाता है बी अपान में आई। तो यदि हम लोग क्या करें बी अपान में आई की जगह पर केवल आर कर दे तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो यदि हम लोग रो बराबर और बी अपान में आई की जगह पर हम लोग आर कर देंगे तो बचेगा क्या बचेगा आपका केवल ए अपान में एल बचेगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा रो बराबर आर ए अपान में एल। तो ये आपका हो जाता है पता सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का। वही पर यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो आर है आर आपका वैद्युत प्रतिरोध है, ए आपका चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और यल आपका जो है वो आपका चालक की तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और साथ ही में उसका सूत्र किस प्रकार से होता है हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम इसके मात्रक की ओर देखेंगे। तो यदि हम लोग मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आप लोग किस प्रकार से निकालोगे उसे भी समझ लीजिए। अब मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र मैंने आपको बता ही दिया कि सूत्र क्या था आपका रो बराबर आर ए अपान में एल था ना। तो मात्रक बताएंगे आप लोग, रो का मात्रक हो जाएगा आपका आर का मात्रक इंटू आपका हो जाएगा ए का मात्रक। तो आर का मात्रक इंटू आपका ए का मात्रक और अपान में हो जाएगा आपका एल का मात्रक। तो यहाँ पर जो आर है यानी कि वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाता है ओम। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या बता देंगे ओम बता देंगे। उसके बाद में फिर आपका क्या है ए का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अपान में आपका है एल का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये मीटर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका बचेगा ओम मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो ओम मीटर आपका मात्रक हो जाएगा, और इसको इस प्रकार से आप लोग दर्शा भी सकते हो ओम मीटर। तो इस प्रकार से आपका मात्रक भी हो गया और साथ ही में परिभाषा भी हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमसे इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, अब हम लोग को उसको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो इसे आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या क्या संबंध होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे हम लोग को समझना है। तो हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, और विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका हो जाता है 1 अपान में रो, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का जब हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो वो आपका क्या होगा सिग्मा के बराबर होगा। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो आपका वैद्युत चालकता होती है वो 1 अपान में रो यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपका विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे अभी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो इसमें क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि अपवाह यानी कि अनुगमन वेग क्या है और किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अभी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा गया है।
तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बताना है अपवाह यानी कि अनुगमन वेग की परिभाषा, और उसके बाद में फिर हम लोग को धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा देखेंगे। तो अनुगमन वेग की जो परिभाषा होती है बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हो कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे ही हम लोग अपवहन या फिर अपवाह या फिर हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग की परिभाषा मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताई थी, और अनुगमन वेग की परिभाषा केवल और केवल आपसे पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका अति लघु में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप चित्र को ध्यान देंगे, और चित्र जब आप लोग समझ जाओगे तो फिर आप लोग ये चीजें लिखी हुई है यहाँ पर उससे आप लोग आसानी से समझ जाओगे, समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे और चित्र में समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें बताया है माना कि किसी चालक PQ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है, यानी कि इसका जो कह सकते हैं जो आपका ये चालक है इसका जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A है मान लेते हैं हम लोग, और साथ में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L है। चालक के P सिरे को हम लोग बैटरी के धन प्लेट से तथा Q सिरे को हम लोग ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका चालक का जो P सिरा है इसको हम लोग बैटरी के धन प्लेट से जोड़ देते हैं, और जो आपका Q सिरा है इसको हम लोग बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। आगे आप इसमें बताओगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो चालक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके अनुगमन वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है इसकी उपस्थिति के कारण जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक के अंदर वो आपका अनुगमन वेग से आपके ऋण सिरे से यानी कि इस वाले सिरे से आपके धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप उसमें बताएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Q से P तक आने में जो समय लगता है, यानी कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो आपके ये हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो आपका कह सकते हैं कि Q से यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो आने में जो समय लगता है उसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो T बराबर का क्या हो जाएगा आपका, T बराबर का हो जाएगा L अपान में BD। अब यहाँ पर L क्या है, L आपका है लंबाई, और साथ ही में जो BD है आपका अनुगमन वेग है। आगे आप इसमें बता सकते हो कि जो चालक का आयतन है वो कितना है, AL है। ठीक है, चालक का आयतन कितना है, AL है। फिर आप लोग इसमें आगे बताओगे कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, n। हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे कि चालक का जो एकांक आयतन है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी n है। तो आगे क्या हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। तो फिर चालक के AL आयतन यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर चालक का आयतन बताया था आपका AL ना, तो हम लोग क्या बताएंगे कि चालक के AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी। पहला जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे n हो जाएगी, क्योंकि n आपका यहाँ से आप लोग ले हुए n और उसका फिर क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग बताओगे चालक में प्रवाहित आवेश, तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा N × E। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर यानी कि N की जगह पर आप लोग कर दोगे NaL और आपका इंटू में हो जाएगा E। ठीक है, तो अब T समय में प्रवाहित धारा I बराबर आपका क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में T। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे आइए समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो आपका Q है यानी कि I जब अब T समय में जो प्रवाहित धारा होगी I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में T हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दोगे कि जो आपका यहाँ पर Q है यानी कि यहाँ पर आप लोग देखो Q बराबर कितना है आपका NaL इंटू आपका E है। तो यदि हम लोग क्या करें इस वाले मान यानी कि Q की जगह पर हम लोग ये चीज़ लिख दें तो लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे, और साथ ही में जो फिर मैंने आपको यहाँ पर एक समीकरण बताया था T बराबर L अपान में BD, ठीक है, इस प्रकार से बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका Q है Q की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे, और जो आपका जो T है T की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, L अपान में BD लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा I बराबर NaL इंटू E अपान में हो जाएगा L अपान में BD। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जो हम लोग क्या करेंगे L से L कैंसिल कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा आपका, केवल केवल बचेगा I बराबर NeA/BD, क्योंकि BD को हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा धारा, और साथ ही में कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है उसमें संबंध इस प्रकार से आपका हो जाता है। और जब यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी इस सूत्र को इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। तो आपको जब यहाँ से अनुगमन वेग निकालना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, BD बराबर क्या हो जाएगा आपका I अपान में NeA। तो इस प्रकार से आपका धारा और साथ ही में अनुगमन वेग में जो संबंध होता है मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से सूत्र आप लोग देख सकते हो, धारा बराबर यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा NeA/BD, और साथ ही में यहाँ पर जब आप लोग अनुगमन वेग से निकालोगे तो अनुगमन वेग बराबर आपका हो जाएगा I अपान में NeA। तो इस प्रकार से अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2009 में 16 में 17 में 22 में 4 बार पूछा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत आखिर क्या है, उसकी व्याख्या हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो आप लोग सबसे
पहले इस प्रकार से हेडिंग लगाओगे, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि जो प्रकाश होता है वो आपका तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगे जो आपकी होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती है, यानी कि जो तरंगे होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकल करके सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती हैं, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हाइगेन्स ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, यानी कि जो हाइगेन्स थे उन्होंने क्या किया, एक सर्वव्यापी माध्यम जो आपका ईथर है उसकी कल्पना की और इस काल्पनिक माध्यम में पाया गया है कि यह आपका बहुत भारहीन है, यानी कि इसमें भार नहीं है, इसमें भार नहीं है, तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं कि आपका जो ईथर है भारहीन है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। जो आपका ईथर होता है ये आपका भारहीन होता है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है और इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के सभी आवश्यक गुण होते हैं। इनमें क्या होता है, प्रकाश तरंग का जो संचरण होता है उसके लिए आवश्यक जितने भी गुण होते हैं सभी गुण आपके ईथर में विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आगे इसमें बता सकते हैं कि यह माना गया कि ईथर का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है तथा इसकी जो आपका प्रत्यास्थता होता है बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश तरंगे चल सकती है, यानी कि इस प्रकार का जो काल्पनिक माध्यम है ईथर जैसा कि उसमें प्रकाश तरंगे चल सकती हैं और जब यह तरंगे आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो फिर हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। यही आपका पूरा था हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग कॉपी में जल्दी से नोट करो और साथ ही में इसको अपनी कॉपी में नोट करने के साथ साथ आपको आज ही तैयार कर लेना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, यानी कि हम लोग को व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में, 16 में, 17 में, 20 में, 22 में 5-6 बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका अलग अलग भी आ सकता है कि व्यतिकरण क्या होता है बताइए और अलग से आ सकता है कि विवर्तन क्या होता है बताइए। तो ये क्वेश्चन यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि यदि आपसे ये अलग अलग पूछा जाएगा तो भी आप लोग बता पाओगे और साथ में यदि ये एक में पूछ लिया गया कि इनका अंतर स्पष्ट कीजिए तो भी आप लोग आराम से बता पाओगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और दोनों अलग अलग में भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। 1 नंबर में भी आएंगे, 2 नंबर में भी आएंगे और 3 नंबर में भी आएंगे। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग व्यतिकरण और विवर्तन की हेडिंग लगा दोगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले व्यतिकरण में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, यानी कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। वहीं पर जब हम लोग विवर्तन की बात करेंगे तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, विवर्तन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से व्यतिकरण तथा विवर्तन किस प्रकार से प्राप्त होता है, एक एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो व्यतिकरण में आप लोग पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बता सकते हो कि व्यतिकरण जो आपका होता है वो प्रतिरूप में सभी दीप्त पुंजों की तीव्रता समान होती है, यानी कि जो व्यतिकरण होता है प्रतिरूप में सभी दीप्त पुंजों की जो तीव्रता होती है वो समान होती है और वहीं पर जो विवर्तन होता है, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त पुंजों की तीव्रता जो होती है आपकी केंद्रीय प्रिज्म के दोनों ओर घटती जाती है। तो इस प्रकार से व्यतिकरण और विवर्तन में दो दो पॉइंट हो गए। अब व्यतिकरण में आप लोग जो तीसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः समान भी हो सकती है और अथवा नहीं भी हो सकती है, यानी कि जो व्यतिकरण के फ्रिंज होते हैं इनकी जो चौड़ाई होती है वो समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना है। आप लोग इसमें बताएंगे विवर्तन में कि विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। व्यतिकरण में क्या था कि इसमें जो फ्रिंजें थी वो समान भी हो सकती हैं लेकिन नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं है। विवर्तन में कभी भी जो फ्रिंजें होती हैं वो समान नहीं हो सकती, समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है आप लोगों ने समझ लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी समझ लिया है। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझने वाले हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्या क्वेश्चन होने वाला है?
क्वेश्चन आपका होने वाला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय सेकंड टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है और दीर्घ में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कम से कम 8 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सोल्यूशन किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसको ये डेरिवेशन है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चित्र को समझना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र हो जाता है। अब चित्र हो जाता है लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में ही क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए बी नाम दे देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु कितनी हम लोग मान लेते हैं, O मान लेते हैं। मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो यदि हम लोग चाहें -q से मध्य बिंदु O तक की दूरी कितनी मान लें, l मान लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, मध्य बिंदु O से +q तक की दूरी कितनी मान लें, हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी l मान लें। तो टोटल कितना हो जाती है दूरी आपकी टोटल हो जाती है 2l। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब इसको हम लोग और आगे समझते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु जो आपका O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से मान लीजिए आप लोग r दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए मध्य बिंदु O है ना, तो यहाँ से r दूरी पर, ऐसे मान लीजिए r दूरी पर कोई बिंदु आप लोग P मान लीजिए, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और जब हम लोग क्या करेंगे, +q आवेश के कारण, यानी कि जो आपका +q आवेश है इसके कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो इसकी जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी, ठीक है। इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। और जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा जो होगी वो आवेश की दिशा की ओर ही होगी, तो इसके हम लोग E2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होना चाहिए। दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी भी आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, B से, यानी कि जो आपका ये B है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालोगे, आप लोग को पता है कि जो मध्य बिंदु O है, O से B तक की दूरी कितनी है, L है, ठीक। और फिर मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, R में से L को निकाल देंगे, यानी कि इतना जो है आपको जब हम लोग R में से निकाल देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका R - L कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी R - L हो जाएगी यहाँ से, यानी कि यहाँ जो बिंदु B है, B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, R - L हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग को पता है कि जो आपका -q है, -q से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है, L है। और फिर आपका मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आपकी R है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम लोग, यहाँ हम लोग R + L कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो हम लोग जब R + L कर देंगे तो हम लोग की -q से P तक की दूरी भी आपकी निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें थी चित्र में जो मैं आपको समझाना चाहता था। और जब इतनी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे ना तो फिर आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका डेरिवेशन आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उसका थ्योरी लिखते हैं। किस प्रकार से थ्योरी आप लोग लिखोगे, तो आप लोग बताओगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जो ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग E1 नाम दिए थे तो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी दूरी कितनी थी, दूरी मैंने आपको बताई थी R माइनस एल। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। दिशा यदि आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो, दिशा B से P की ओर, यानी कि जो दिशा हो जाएगी वो B से P की ओर होती है। जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो जो दिशा होगी वो B से P की ओर यानी कि दूर की ओर होगी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लिया है और ये समीकरण हम लोगों ने बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी थी, जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी थी, मैंने आपको बताया था R प्लस एल। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दूरी आप लोग लिखोगे R प्लस एल का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं और इसकी दिशा की जब बात होगी तो दिशा हो जाएगी आपकी दिशा P से A की ओर, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे जो आपका E2 है, E2 आप लोग देखोगे तो इसकी दिशा किधर की ओर है, P से इधर की ओर है, यानी कि A की ओर है। तो आप लोग बता सकते हो कि इसकी जो दिशा होगी वो आवेश की ओर ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे आप लोग बताओगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जब निकालोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका E1 होता है वो E2 से बड़ा होता है, यानी कि जो आपका E1 होता है वो आपका E2 से बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, E2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग E1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोग आगे लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आपका E1 की वैल्यू हो गई। अब हम लोग माइनस करेंगे E2 की वैल्यू से, तो E2 की वैल्यू कितनी है, आप लोग बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपकी E2 की वैल्यू हो गई, ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें आप लोग देखो, इसमें जो चीज कॉमन हो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये दोनों कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ये चीज है और इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे। आप लोग लिखोगे E बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर आपका Q इधर आ गया तो यहाँ पर बचा 1, अपान में क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका क्या बचाएगा 1/R प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो फिर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आपका हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, अपान में आपका हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कौन सा पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए होता है ना। उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसकी जब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे इस प्रकार से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस हो गया। फिर हम लोग क्या है, यहाँ पर दिया गया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, और जो आपका अपान में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जब नीचे आओगे तो क्या करोगे, आप करोगे ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये जो आप लोग ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो अंदर की वैल्यू है जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये आपका क्या है, माइनस का आर स्क्वायर, फिर आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस में है तो ये जब बाहर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा तो प्लस 2RL हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। कैसे काटोगे आप लोग, मैं नीला पेन ले लेता हूँ यहाँ से, पेन कहाँ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, काट दोगे। क्या हो जाएगा, आपका प्लस आर स्क्वायर है
तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर से काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आपका एल स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर से काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा ना। तो यही चीज़ अब आप लोग नीचे लिखोगे कि ई बराबर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4RL अपान में क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आगे समझना ये है कि जो आपका एल है, ठीक है, वो आर से बहुत छोटा है, तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि जो आपका एल है वो आर से बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हैं कि आर बहुत बड़ा है एल से, तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि ना के बराबर मान लेते हैं। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो आप लोग आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4RL अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एल स्क्वायर था इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जीरो के बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जीरो और ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है तो आर की पावर कितनी हो जाएगी आर की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्या करोगे, आगे आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, बस आपका समाप्त होने वाला है ये डेरिवेशन, ठीक है। आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम लोग क्या करेंगे 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि आप लोग जानते हो या तो केवल आप 4 लिख दो या फिर आप 2 इंटू 2 कर दो, 4 तो तब भी आ जाएगा वहाँ से ना। तो हम लोग क्या करेंगे 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू 12 इंटू आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका नीचे आर की पावर 4 है तो यहाँ से आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या पता है, आप लोग को पता है कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P होता है, यानी कि वैध द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आप लोग यहाँ पर देखो Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L बराबर P होता है। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं ना। तो आप लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा आपका Q इंटू 2L की जगह हम लोग क्या करेंगे P लिख देंगे, तो P हो जाएगा, और 2 यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा 2P अपान में आर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानते हो कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है। तो हम लोग जब वायु अथवा निर्वात के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग E बराबर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में आर क्यूब, ठीक है। या फिर यदि हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻9। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E बराबर 9 × 10⁻9 2P अपान में आर क्यूब। तो इस प्रकार से जो आपका ये डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका होने वाला है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया, कम से कम 8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब आइए सबसे पहले हम उसका चित्र समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने इस चित्र को समझ लिया ना तो फिर आपको इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी आसानी होगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, आराम से आप लोग समझ जाओगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना करके लाइव में दिखाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से आपका होता है, आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब मान लीजिए वैद्युत ध्रुव में कोई मध्य बिंदु O है इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ से R दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु आपका यहाँ पर P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इनकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक आपकी L होती है मध्य बिंदु तक, और यहाँ से मध्य बिंदु से +Q तक की दूरी L होती है, यानी कि टोटल 2L होती है। और वैसे आप L और L करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -Q और +Q से आवेशों से मिलकर के बना है, और इसकी दूरी कितनी है L + L है, यानी कि 2L है, ठीक है। इसके मध्य में कोई बिंदु आपका O है जिससे हम लोग को R दूरी पर, यानी कि R दूरी पर कोई बिंदु P है अच्छी स्थिति में, उस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। तो चित्र आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, उसके बाद में फिर हम लोग
इसका जो नीचे थ्योरी लिखी है चित्र के माध्यम से ही हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2l है, यानी कि एक l ये और एक l, यानी दोनों मिलाएंगे तो 2l हो जाएगा। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। यानी कि द्विध्रुव है जो आपका, उसका मध्य बिंदु में O है और मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु होगा P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो सूत्र आपका हो जाता है B बराबर 1/4πε0 के। सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सूत्र क्या हो जाता है, B बराबर आपका सूत्र होता है B बराबर 1/4πε0 के Q अपान में R होता है ना, इस प्रकार से आपका होता है। तो R क्या होता है, R दूरी होती है। तो ये दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 के, और Q ऊपर हो जाएगा। अब नीचे जो R है तो हम लोग की इसकी दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कहाँ से कहाँ तक पता होनी चाहिए, तो हम लोग को दूरी यहाँ से यहाँ तक पता होनी चाहिए। यानी कि +q आवेश से जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से मध्य बिंदु O से और P तक की दूरी कितनी है, R है ना, और फिर आपका मध्य बिंदु O से +q तक की दूरी कितनी है, L है। तो जब हम लोग R में से L को इतना घटा देंगे तो फिर जो शेष दूरी बच जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, +q से P तक की दूरी आ जाएगी। तो जब R में से हम लोग माइनस कर दें हम लोग L को, तो फिर आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, यानी कि R माइनस L हो जाएगा। तो यही चीज़ आप हम लोग लिखेंगे, B1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान में R माइनस L हो जाएगा। फिर जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो B2 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 के Q अपान में आपका हो जाएगा दूरी। तो यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या है, यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से मध्य बिंदु तक दूरी कितनी है, L है। तो हम जब R प्लस L कर देंगे, यानी कि R और प्लस L कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या निकल करके आ जाएगी, -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकल करके आ जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी में कि R प्लस L, ठीक है। अब यहाँ पर जो -q आवेश के कारण है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2। तो यहाँ पर हम लोग B1 का मान रखेंगे और यहाँ पर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, B1 का मान यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे आप लोग 1/4πε0 के, और Q अपान में क्या हो जाएगा, R माइनस L, यानी कि B1 का मान कितना है, इतना ही तो है ना। तो यही मान हम लोग को उठा कर यहाँ से यहाँ पर लिख देना है। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस लगाने के बाद फिर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B2 का मान कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो B2 का मान ये लिखा हुआ है ना। तो यही चीज़ उठा करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4πε0 के Q अपान में R प्लस L, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे Q कॉमन है और बटे में आपका 4πε0 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे B बराबर Q अपान में 4πε0 के, और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 1 अपान में आपका R माइनस L, और फिर आपका माइनस में आपका हो जाएगा, फिर इधर आपका बचेगा क्या, 1 अपान में R प्लस L। इस प्रकार से इतना हो गया। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इसका लासा लेंगे। तो लासा लेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा B बराबर Q अपान में 4πε0 के, नीचे आपका हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर जब हम लोग इसका इससे करेंगे गुणा तो आपका हो जाएगा R प्लस L, और जब हम लोग इसका इससे गुणा करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा माइनस R प्लस L, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना हो गया। तो इतना आप लोग हो गया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है आपका R प्लस है, ठीक है। तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, L प्लस L, यानी कि 2L यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका Q है, Q को हम लोग इस साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका B बराबर 1/4πε0 के। अब यहाँ पर क्या था, प्लस L यानी कि 2L हो जाएगा। अब Q को इधर साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपका, R माइनस L और R प्लस L। तो आप लोग जानते हैं कि A माइनस B और A प्लस B का जो आप लोग सूत्र जानते होंगे, तो आपका हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आप लोग जानते हैं कि जो आपका Q इंटू 2L होता है, यानी कि
Q इंटू 2L होता है, इसकी जगह हम लोग P लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका वैद्युत गुण होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे B बराबर 1/4πε0 और Q इंटू 2L की जगह हम लोग P लिख देंगे और नीचे आपका हो जाएगा R² माइनस L²। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग बताओगे कि जो आपका L होता है वो आपका R से बहुत छोटा होता है, तो जब L² करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि L² को नगण्य मानने पर, यानी कि L² को हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, मान लीजिए। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका L² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल R² बचेगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे B बराबर 1/4πε0 के P/R²। तो यही आपका सूत्र निकल करके आ जाता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका सूत्र हो जाता है। और यदि हम लोग माध्यम वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे तो K का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ से K भी आपका हट जाएगा। तो सूत्र आपका हो जाएगा B बराबर 1/4πε0 P/R²। तो ये सूत्र भी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था पूरे कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन आपका होने वाला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 2007 में आया, 2008 में आया, 2011 में आया, 12 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया है। तो इस प्रकार से 7 बार पूछा गया है और 2024 में इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, वीडियो को ध्यान से देखकर और अंत तक बने रहकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा को समझेंगे। अब अनुगमन जो वेग होता है इसको हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुगमन वेग और अपवाह वेग एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे अपवाह वेग पूछेगा तब भी आप लोग यही चीज बताओगे, और यदि आपसे अनुगमन वेग पूछेगा तब भी आप लोग यही चीज बताओगे। तो अनुगमन वेग की परिभाषा में आप लोग सबसे पहले बताओगे कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, उसे ही हम लोग अपवाह या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो अनुगमन वेग होता है, यह वह वेग होता है जिसके द्वारा जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। उसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं या फिर अपवाह वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग जो आपका होता है इसको हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आपको भी यहाँ पर याद रख लेना है कि जो आपका अनुगमन वेग होता है इसको हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो अनुगमन वेग की जो परिभाषा थी मैंने आपको समझा दी है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बारी है कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना। तो इसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग लगा देनी है, उसके बाद आप लोग कुछ चीज़ें माननी है। क्या क्या चीज़ें माननी है इसको हम लोगों ने लिख करके बता दिया आपको। यहाँ पर मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें मानना है कि किसी चालक की लंबाई मान लीजिए आप लोग L है तथा क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर B स्थापित किया जाता है तो उसमें जो प्रवाहित धारा होती है वो I होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मान लेना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग BD है तो आपका जो धारा होगी क्या हो जाएगी, आपका यहाँ से आप लोग बता सकते हैं I बराबर NEABD। इस प्रकार से आपका हो जाएगा और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस पे लगा देंगे समीकरण। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे आप लोग जो बढ़ोगे इसमें तो आप लोग बताओगे कि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र आपका होता है BD बराबर आपका हो जाता है EB टाउ अपान में ML। ठीक है, तो इसी सूत्र की सहायता से आपको यहाँ पर B का मान यानी कि विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग B को बाहर निकाल लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका इधर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग हो जाएंगे, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे B बराबर ML BD अपान में E टाउ हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग B को इधर ले आएंगे तो फिर आपका जो BD होगा और आपका इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा B बराबर ML BD अपान में E टाउ हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे। उसके बाद में फिर जो आपका समीकरण सेकंड है यानी कि समीकरण सेकंड को समीकरण 1 से भाग करने पर क्या होगा आइए देखते हैं। तो समीकरण जो सेकंड होता है और जो समीकरण फर्स्ट है दोनों को हम लोग भाग देंगे। तो भाग देने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि जो आपका दाएं पक्ष जो आपका होता है उसका दाएं पक्ष से हम लोग भाग करते हैं, जो आपका बाएं पक्ष होता है उसको हम लोग बाएं पक्ष से भाग करते हैं। यानी कि इधर वाला पार्ट को हम लोग इधर वाले पार्ट से भाग करेंगे, इधर वाला पार्ट को इधर वाले पार्ट से भाग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो B के बटे में क्या आ जाएगा, आपका I आ जाएगा। इस प्रकार से क्योंकि हम लोग भाग कर रहे हैं ना, तो बराबर आपका उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है आपका MLBD। तो MLBD कर दोगे, बटे में आपका क्या है ई टाउ है तो ई टाउ कर दोगे, इंटू लगा करके आप लोग
यानी ए बी डी भी इसे भी आप लोग इसे बटे में ले आएंगे क्योंकि हम लोग भाग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा बी अपान में आई बराबर एम एल वी डी अपान में ई टाउ इंटू एन ई ए बी डी। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे आपको बढ़ने से पहले सबसे पहले क्या समझना है उसे भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर बी डी को कैंसिल कर देना है। यहाँ पर भी आपका बी डी है बटे में और ऊपर भी आपका बी डी है, तो इन दोनों को हम लोग को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर क्या बचेगा आपका बी अपान में आई और बराबर में आपका बच जाएगा एम एल अपान में ई टाउ एन ई। इस प्रकार से आपका बच जाएगा ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका इधर भी ई है और इधर भी ई है, तो यदि हम लोग चाहें तो हम लोग ई स्क्वायर कर देना, ई लिख कर ई लिखे बिना हम लोग क्या कर दें, ई स्क्वायर कर दें, क्योंकि आपका इनटू में है तो आपका ई स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम लोग यही चीज आगे लिखेंगे इस प्रकार से। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपका बी डी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपका केवल और केवल एम एल बचा। नीचे आपका हो जाएगा आपका एन ई। अब यहाँ पर डबल बार ई है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ई स्क्वायर हो जाएगा और टाउ ए। तो इस प्रकार से यही चीज आपकी नीचे बच जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका बी अपान में आई बराबर आपका हो जाएगा एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टी टाउ ए। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए ताप तथा चालक हेतु जो आपका एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए होता है, इसको हम लोग नियतांक मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि दिए गए ताप तथा चालक हेतु हम लोग एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए को हम लोग नियतांक के बराबर समझेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ जानना है। तो नियतांक आपका आर होता है, तो इसीलिए हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका आर होगा, आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो इस प्रकार से आपका आर बराबर इतना हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जान लिया कि जो का आर बराबर होता है एम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए होता है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, आर कर देंगे, क्योंकि नियतांक कर देंगे। तो अतः आप लोग बता सकते हो कि बी अपान में आई बराबर आपका आर हो जाएगा, जो कि आपका नियतांक हो जाएगा। तो यही आपका जो नियम होता है, यही आपका ओम का नियम होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेरिवेशन जो आपका था, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है और इस बार की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो और इसे आज के आज ही तैयार कर लो, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा वाला है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 7 बार पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है और अभी के अभी तैयार कर लेना है। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जितनी जल्दी आप लोग तैयार कर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी चांस बढ़ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्हीट स्टोन है, एक वैज्ञानिक है आपके इंग्लैंड के, जिन्होंने क्या किया था, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत को दिया था। तो उन्होंने क्या क्या चीजें ली थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्हीट स्टोन थे, उन्होंने 4 प्रतिरोधों को, एक सेल को और साथ ही में एक धारामापी की सहायता से एक परिपथ को तैयार किया था। और उस परिपथ का क्या काम होता है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। इन परिपथ में जो आपके 4 प्रतिरोध दिए जाते हैं, चारों प्रतिरोध में जो 3 प्रतिरोध होते हैं उनका मान ज्ञात होता है, लेकिन चौथा प्रतिरोध ज्ञात नहीं होता है। तो इसीलिए उसको ज्ञात करने के लिए ही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत व्हीट स्टोन ने दिया था। तो इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसीलिए आप लोग इसको समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कह सकते हैं कि परिपथ का निर्माण करेंगे, जैसा कि व्हीट स्टोन सेतु ने जो परिपथ बताया था उसी अनुसार हम लोग उसका निर्माण करेंगे। सबसे पहले आपको चित्र को समझना पड़ेगा कि चित्र आपका किस प्रकार से होने वाला। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रतिरोध की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे पी क्यू आर एस, इस प्रकार से आपके 4 प्रतिरोध लिए गए हैं और इनको जोड़ करके हम लोग एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्भुज आपका ए बी सी डी इस प्रकार से आपका हो जाता है। ठीक है, आगे आप उसमें बताऊंगे कि जो आपका बिंदु ए है और बिंदु ए से इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, और बिंदु सी जो आपका है इस प्रकार से है। इस बिंदु ए और सी के बीच में एक हम लोग सेल लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और साथ ही में इसको हम लोग कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि जो आपका बिंदु बी है और जो डी है, डी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक धारामापी का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक धारामापी लगाएंगे जो कि हम लोग कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। उसके आगे आप लोग बताओगे कि यहाँ से आपका धारा प्रवाहित होगी और यहाँ से जब आपका धारा निकलेगी तो हम लोग आई बताएंगे, फिर आपका यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर जाने के बाद जब यहाँ तक जाएगी तो फिर यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाएगी धारा आपकी। आपका आधा इधर चला जाएगा, आपका इधर आधा इधर चला जाएगा, तो इसको हम लोग I1 नाम दे देंगे, उसको हम लोग I2 नाम दे देंगे। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी और ये वाली धारा इधर से यहाँ तक पहुँचेगी, तो फिर जो दोनों धाराएं होंगी वो आपस में मिल जाएंगी, तो फिर आपकी धारा आई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसकी रचना को बताएंगे, कि रचना तो मैंने आपको बता ही दी है। अब इसमें लिखोगे क्या क्या रचना में, उसे भी आप लोग देख लो। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इसमें 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस को जोड़कर एक चतुर्भुज ए बी सी डी को
बनाते हैं। बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका बिंदु ए है और सी है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से आप लोग बिंदु ए और सी को देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेल को हम लोग जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग कुंजी K1 के द्वारा हम लोग लगा देते हैं। इस प्रकार से आपका समझ में आ गया होगा। आगे आपसे बताऊंगा कि बिंदु बी तथा डी के बीच में एक धारामापी जी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका बिंदु बी और डी है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, धारामापी को लगाते हैं और इसको हम लोग कुंजी K2 की सहायता से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से रचना में यही सारी चीजें आपको लिखनी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार लिख लो। उसके बाद फिर हम उसके सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। रचना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चित्र आप लोग बना करके एक बार अपने कॉपी में ट्राई कर लेना। इसमें आपके 4 प्रतिरोध लिए गए हैं, एक धारामापी लिया गया है और साथ ही में एक आपका यहाँ पर सेल लिया गया है और इसकी सहायता से ये सिद्धांत आपका दिया गया है। तो सिद्धांत में आप लोग बताओगे कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में जो धारा है वो प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो उसे हम लोग संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपका परिपथ है इस प्रकार से, इस परिपथ में हम लोग धारा को इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रवाहित करते हैं कि उसमें जो धारामापी लगा हुआ है इस पर कोई भी विक्षेप ना हो। तो उस अवस्था में जो आपका कह सकते हैं परिपथ होता है वो संतुलन की अवस्था में होता है। और जो आपका परिपथ इस अवस्था में होता है तो उसके लिए जो सूत्र हो जाता है आपका, हो जाता है P अपान में Q बराबर आपका हो जाता है R अपान में S। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। अब ये सूत्र आपका कैसे आया है उसको हम लोग आगे समझेंगे सूत्र में, फिर आपका ये जो डेरिवेशन होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो कि यदि हम लोग जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में जब हम लोग धारा को प्रवाहित करें तो धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, उसे ही हम लोग संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना। सूत्र आपका होता है P अपान में Q बराबर R अपान में S। अब ये किस प्रकार से आया है, ये आपका P अपान में Q बराबर R अपान में S, इसी को हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है, फिर आपका ये जो डेरिवेशन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक आपका था प्रथम नियम और एक आपका था द्वितीय नियम, जिसे हम लोग बंद पास नियम या फिर लूप नियम भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उसका प्रयोग करेंगे और इस सूत्र को निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो जो आपका कह सकते हैं कि जो किरचॉफ थे उनका जो सेकंड नियम क्या था। मैंने आपको यहाँ पर देखा, आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 बंद पास लिए गए। एक आपका ये बंद पास हो जाता है ABDA और आपका एक दूसरा बंद पास आपका हो जाता है यहाँ पर BCDB। इस प्रकार से आपका 2 बंद पास हो जाते हैं। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उसका क्या मतलब था उसे भी आप लोग समझ लीजिए। मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किरचॉफ ने जो आपका दूसरा नियम दिया था वो किस प्रकार से था उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था और किस प्रकार से हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम का इसमें प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताओगे जो किरचॉफ ने द्वितीय नियम दिया था उसमें उन्होंने बताया था किसी परिपथ के बंद पास में प्रवाहित धारा और साथ ही में उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर हम लोग उसी नियम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग बताएंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ABDA में, यानी कि जो आपका बंद पास है ABDA में हम लोग क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बता सकते हो I1 इंटू P। अब यहाँ पर जो I1 है इस प्रकार से आप लोग देखोगे धारा कौन सी है, I1 है, तो इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, P है। इसको हम लोग ने P नाम दिया है ना, तो ये हम लोग कर देंगे I1 इंटू P कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने कर दिया। उसके यहाँ पे आप लोग माइनस का प्रयोग करोगे क्योंकि यहाँ पर जो धारा है वो आपकी कह सकते हैं कि सेल के विपरीत दिशा में बह रही है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर जो I2 धारा लेंगे तो I2 धारा के संगत प्रतिरोध है आपका R है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा I1 इंटू P माइनस आपका हो जाएगा I2 इंटू R बराबर आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आपका वैद्युत वाहक बल जो है वो नहीं है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर वैद्युत वाहक बल की जगह 0 कर देंगे। उसके बाद फिर यदि हम लोग इसको इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे I1 इंटू P बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस साइड भेज देंगे, इधर वाली साइड में, तो यहाँ पर माइनस ये प्लस में हो जाएगा इधर आकर के। तो क्या हो जाएगा I1 P बराबर आपका हो जाएगा I2 R। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेते हैं। अब जैसा कि मैंने इस बंद पास में आपको बताया है उसी प्रकार से हम लोग इस वाले बंद पास में भी इसका प्रयोग करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम का। तो उसमें जब आप लोग प्रयोग करोगे तो आप लोग बताओगे कि बंद पास BCDB, यानी कि बंद पास BCDB में आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि क्या हो जाएगा I1 इंटू Q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे धारा कौन सी है, I1 है, तो इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, Q है। तो क्या कर देंगे हम लोग I1 इंटू Q कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओगे क्योंकि धारा आपकी विपरीत दिशा में बह रही है। फिर आप लोग क्या बताओगे, इसमें दूसरा आप लोग बताओगे कि I2, यहाँ पर क्या बताओगे I2
इंटू आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि इसके संगत प्रतिरोध आपका एस है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस बराबर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका वैद्युत वाहक बल नहीं है। तो इसको जब आप लोग आगे बताओगे तो इसमें आप लोग इस प्रकार से, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था समीकरण, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी कर दोगे। I1 इंटू क्यू हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा I2 एस, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे तो यहाँ माइनस है प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का जब हम लोग भाग करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि दाएं साइड का भाग हम दाएं साइड से करते हैं और बाएं साइड का भाग हम लोग बाएं साइड से करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जो हम लोग भाग देंगे, वह I1P के नीचे में आपका क्या हो जाएगा, I1Q आ जाएगा, और I2R के नीचे क्या आ जाएगा, आपका I2S आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर आपका हो जाएगा I1P अपान में आपका हो जाएगा I1Q बराबर आपका हो जाएगा I2R अपान में I2S। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं पेन ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से आपका जो I1 है और ये I1 है कट जाएगा, यहाँ से आपका I2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका P अपान में Q बराबर R अपान में S। यानी कि यही सूत्र, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वही सूत्र निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है यहाँ से पूर्ण हो जाता है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।